गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू आवर चैनल। आज जो हम एक्ट ख़त्म करने वाले हैं वो एक्ट ऑफ 1786, 1793 एंड 1813, 1833 और 1853। इसमें से जो लास्ट वाले जो एक्ट हैं जो हमारे 1793 से शुरू होते हैं, जो सॉरी गाइस, जो हमारे 1793 से शुरू होते हैं और जो जाएंगे 1853 तक। ये टोटल चार है नंबर में, इन्हें चार्टर एक्ट बोलते हैं। बाकी दो हमारे नॉर्मल रेगुलेटिंग एक्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए गाइस, तो 86 में क्या होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिका से फ्री हो जाते हैं। वहाँ अमेरिका में इंडिपेंडेंस वॉर चल रहा होता है। और उसके बाद कॉर्नवालिस आपके उन्हें एक प्रपोजल दिया जाता है कि आपको हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना रहे हैं। बट कॉर्नवालिस दो शर्त रखते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बन जाएंगे, बट वो उनकी दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो उनकी शर्तें क्या थी? तो पहला, कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी ब्रिटिश की। याद है आपको, गवर्नर जनरल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है। अब जब एक गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है आपकी, ठीक है, ये गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। तो इस काउंसिल को क्या बोलते हैं? डिसीजंस को ओवरराइड करने की पावर, ओवरराइड करने की पावर गवर्नर जनरल के पास होगी। दूसरे, वो कमांडर इन चीफ बन जाएंगे। तो ये दो शर्तें रखी थी। ये 1786 के एक्ट में आपकी मान ली जाती हैं। और 1786 के एक्ट में मानने के बाद, ठीक है, 1786 के एक्ट के मानने के बाद इसे क्या बोलते हैं? एक एक्ट आ जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग एक्ट ऑफ 1786 बेसिकली। अब इसके बाद जो है आपके चार चार्टर एक्ट आएंगे। 1793, 1813, 1833 और 1853, ठीक है। चार्टर क्या होता है? बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर होता है जिस पर ब्रिटिश क्वीन कुछ परमिशन देती है और वो बाद में लॉ बन जाता है, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट, अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द British government giving a permission for trade and other any other purpose is called charter, simple। चार एक्ट आए थे हमारे, 1793, 1813, 1833 और 1853। ये याद कर लेना, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, 1813 आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से हमारी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, ये जो पावर जो इनको जो दी जाती है 86 वाले एक्ट से, वो दो पावर तो इनके पास रहेंगी रहेंगी। इसके साथ साथ जो कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स थे, मोनोपोली थे, वो अभी उनको रिवाइज करके 20 ईयर्स से बढ़ा दिया जाता है। बस यही एक इसका मेन इम्पोर्टेंस है। ये इसकी मेन इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। सेकंड, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि कंपनी के जो ट्रेडिंग राइट्स हैं उनको रिवाइज किया जाता है। और उनकी जो मोनोपोली है इंडिया के साथ ट्रेड करने की, वो ख़त्म कर दी जाती है। तो अब जो मोनोपोली है केवल चाइना के साथ रहेगी उनकी ट्रेड करने की। इंडिया के साथ कोई और भी अगर कंपनी बनती है ब्रिटेन में, तो वो भी आके ट्रेड कर सकती है। पहला तो ये। दूसरा, क्रिश्चियन मिशनरीज़ को परमिशन दी जाती है इसमें कि आप इंडिया में क्रिश्चियन धर्म को फैलाएंगे, ठीक है। तीसरा, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पॉइंट है याद करने का, कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। अब हमारी यहाँ पे जो टेरिटरी होती थी वो दो तरीके की होती थी, प्रोविंशियल और प्रिंसली। प्रिंसली स्टेट्स की बात नहीं हो रही है, प्रोविंशियल टेरिटरी की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ जो हुई थी, वो लोकल गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके टैक्सेस लगा पाएगी पर्सन्स पर। जो टैक्स नहीं देगा उसे पनिशमेंट मिलेगा। ये चीज़ समझ में आई। अब आप बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इसमें भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसमें सेंट्रलाइजेशन है ना, कंसोलिडेट हो जाता है पूरा। 100% कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे? सबसे पहली बात, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा, मतलब GGI, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा, बन गया,
ठीक है, और पहले कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, पूरी अथॉरिटी होगी, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होगा। इसका मतलब क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नीचे, वो उसकी सीट कहाँ होगी? बंगाल में होगी, लेकिन उसे कहा क्या जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, दोनों इसके नीचे काम करेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी की पावर जो है डिप्राइव कर दी गई, पावर डिप्राइव कर दी गई। ये चीज़ समझ में आ रही है? 1833 के बाद जितने भी एक्ट बनेंगे वो रेगुलेशन कहलाएंगे, 1833 के बाद के एक्ट आपके एक्ट कहलाएंगे। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, ईस्ट इंडिया कमीशन का कमर्शियल फंक्शन इन्होंने ख़त्म कर दिया और पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फंक्शंस थे किस एक्ट में डिवाइड हुए थे? मैं आपको याद दिला दूं, दो तरीके के फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं, पॉलिटिकल फंक्शन और कमर्शियल फंक्शन। और उसी एक्ट से जो पॉलिटिकल फंक्शन था वो आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में चले जाते हैं और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर में चले जाते हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से भी अब ये परमिशन छीन लिए गए। ठीक है, कंपनी की टेरिटरी सीधे सीधे क्राउन की टेरिटरी में कन्वर्ट हो गई। और इसने एक और काम किया 1833 के एक्ट ने, एक इंडियन सिविल सर्विसेज का जो कंपटीशन था वो इंडियंस के लिए ओपन करने की कोशिश करी। बट होता क्या है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर डायरेक्टर्स थे, वो अपोज कर देते हैं इसे। ठीक है, अपोज कर दिया, अपोज करने के बाद साथ ये प्लान कैंसिल हो जाता है यहाँ पर। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, अभी हम आगे देखेंगे कि 20 साल बाद वो हमें मिल जाता है। ठीक है, अब आता है 20 साल बाद, 20 साल निकल जाते हैं ऐसे ही। फिर 1853 का एक्ट आता है। 1853 में 20 साल में क्या होता है भाई? देखो, सेपरेशन ऑफ पावर, पहला क्या होता है, इसने जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल होती है उसको दो में डिवाइड कर दिया इसने, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोला जाए, ये 6 मेंबर बॉडी थी। ठीक है, ठीक है, 6 मेंबर बॉडी थी और हर एक मेंबर को क्या बोला जाएगा? लेजिस्लेटिव काउंसिलर बोला जाएगा। ठीक है, ये मिनी पार्लियामेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक, और इसमें से जो 4 मेंबर होंगे वो 4 मेंबर नॉमिन इलेक्टेड होंगे या बेटर से नॉमिनेटेड होंगे, और उन्हें नॉमिनेट कौन करेगा? लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगी। कहाँ कहाँ की? आगरा की, मद्रास की, बॉम्बे की और बंगाल की। मतलब तीन तो प्रेसिडेंसी हो गई मेन, उसके साथ साथ आगरा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा इसने क्या किया। भाई इसने इंडियन सिविल सर्विसेज का जो 1834 में इंडियन सिविल सर्विसेज जो ओपन नहीं हो पाई थी, उस 1854 में एक मकौले कमेटी बनती है। ठीक है, ये रही मकौले कमेटी, और इस कमेटी ने इस एग्ज़ाम को इंडियंस के लिए ओपन कर दिया। ठीक है, मतलब एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन सिविल सर्विसेज, सिंपल सी बात। ठीक, अब इसकी बात करते हैं, ये हमारा क्या बोलते हैं, इसने क्या किया, कंपनी का जो रूल था, कंपनी का जो रूल था, पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी इंक्रीज तो किया, लेकिन किसके ट्रस्ट पे? क्राउन के ट्रस्ट पे। मतलब कभी भी कोई जैसे कोई टाइम फ्रेम मेंटेन नहीं था। प्रीवियस चार्टर्स आपके क्या बोलते, जैसे 20 साल के लिए मेंटेन करते थे, वो इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक क्लियर इंडिकेशन थी कंपनी के लिए भाई कि अब आपका रूल खत्म होने वाला है, बाद में कभी भी हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 1853 के एक्ट पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन गाइस, बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।